हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो मुझसे कुछ लोगों ने बोला कि स्विट्जरलैंड में जो ईरान और यूएसए की टॉक्स चल रही हैं उस पर सर बात करिए और एक सवाल पूछते हैं कि सर कौन जीता। अब कौन जीता के नाम पर जब मैं सोशल मीडिया और मीडिया देखता हूं और नए नवेले एक्सपर्ट्स को, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को देखता हूं, तो यार मुझे उन पर हंसी आती है, ये सोच कर कि इनका विजन कितना छोटा है। एक चीज के पीछे ये कुछ देख ही नहीं पाते, ये सिर्फ उतना देख पाते हैं जितना इनको दिखाया जा रहा है। तो साहब, स्विट्जरलैंड की आपने बहुत सी रील्स देखी होंगी। पहले तो ये बता दूं कि जिस तरह से डिजिटल सिग्नेचर हुआ, जो स्विट्जरलैंड में होना था, जहां पाकिस्तान को मौजूद होना था, वो फ्रांस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कर लिया और पाकिस्तान को जिसकी भनक भी नहीं लगी। उसके बाद ये रिपोर्ट्स आई कि पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड टॉक्स के लिए बुलाया तक नहीं जा रहा है। पाकिस्तान इज नॉट एन अटेंडी ऑफ द पीस टॉक्स, ठीक, एट द लास्ट मोमेंट, रादर इट इज अ प्राइमरी मीडिएटर अलोंगसाइड कतर एंड ऑल। फिर रातों रात कुछ हुआ होगा, चिंगू मिंगू ने हाथ पैर जोड़े होंगे, भैया इतनी ना फज्जत कराओ। शुरुआत हमने की थी इस्लामाबाद पैक्ट के नाम से, हो गया वो स्विट्जरलैंड पैक्ट, हमें भी बुला लो, तो भैया उनको भी बुला लिया गया। उसके बाद आप लोगों ने रील्स देखी होंगी कि साहब कतर के प्राइम मिनिस्टर ने जेडी वैंस से हाथ मिलाना सही नहीं समझा। अरे भाई, बड़ी घटना हो गई यार, नाक काट दी अमेरिका की, भैया भाई मान गए, यही देखा होगा ना। उसके बाद ये देखा साहब के जो अरागची हैं उन्होंने कहा हम वॉक ऑफ कर जाएंगे और ये कर जाएंगे, और ये चिंगू मिंगू परेशान हो रहे हैं कि नाक कटने जा रही है, ऐसा ना हो किसी फेल्यूर की पर्ची हमारे ऊपर फाड़ दिया जाए। और वो चले गए, लेकिन जो ग्रेड 2 की सेकंड लाइन की टॉक्स थी वो होती नहीं, और कुछ कंक्लूजन पर स्विट्जरलैंड की टॉक्स पहुंची हैं जो ईरान और यूएसए के बीच में हो रही थी। ये सब आप लोग देख रहे होंगे और ये भी देख रहे होंगे साहब क्या फजियत कर दी ईरान ने, भाई मानना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। पहले भी एक बार बताया था, थोड़ा शॉर्ट में बताया था आप लोगों को, जियो पॉलिटिक्स इस पूरी लड़ाई की बड़ी आसान भाषा में बता देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे किसकी क्या मजबूरी है और किसकी कितनी हैसियत और कितनी औकात है। बड़ी आसान भाषा में आप लोगों को अभी बता देता हूं। दो कुनबे थे। एक कुनबे, ईरान ने यह आरोप लगाया कि तू खामखा हमारे पीछे पड़ गया, यानी इजराइल और यूएसए, तू खामखा हमारे पीछे पड़ गया और तूने बमबारी गोलीबारी हमारे कुनबे के ऊपर शुरू कर दी। तूने हमारा रहनुमा मार दिया। तूने उसके साथ 100 से ऊपर हमारे आलिम, हमारे मौलाना, हमारे मिलिट्री जनरल्स, हमारे कमांडर्स, हमारे साइंटिस्ट आदि इतने लोग तूने मार दिए। तूने हमारी वो हालत कर दी कि जो हमारा अब लीडर है वो अंडरग्राउंड से ओवरग्राउंड नहीं आ पा रहा है। तूने हमारी, ये ईरान यूएसए से बात कर रहा है, तूने हमारी ये हालत कर दी कि हमारे रहनुमा का जो तूने कत्ल किया, हम उनका जनाजा तक नहीं उठा पा रहे हैं। इतना में तो कोई गलत नहीं है ना, जितना बोला बिल्कुल सत्य बोला ना। अब जाहिल मेरी बात समझते तो हैं, लेकिन वो एग्री नहीं करते, क्योंकि उनका दिमाग इस तरह से सेट है कि जब तक तुम 100% हमारे तरफ की बात ना करो तब तक हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी, हम तुम्हें तत्काल गालियां देनी शुरू कर देंगे। उनकी मजबूरी है, दिमाग इवॉल्व नहीं हो पाया है, डेवलप नहीं हो पाया, शायद आगे जाकर हो जाए। तो ये सब जितना मैंने बताया उतना सत्य बताया ना, ठीक। अब हम पलट के देख लेते हैं, तुमने क्या करा साहब? हमने 2 हवाई जहाज वहां गिरा दिए साहब, 1 हवाई जहाज हमने वहां गिरा दिया साहब, 3 हेलीकॉप्टर हमने वहां गिरा दिए, ठीक। 22 शिप यूएसए की छोटी और बड़ी गल्फ में खड़ी रही हैं। तुम एक को ना ढा पाए, तुम एक को ना डुबा पाए। यहां तक भी फैक्ट है ना, यहां तक भी सही है ना। जो मैंने बताया कि तुम्हारे आलिम, रहनुमा से लेके तुम्हारे जनरल तक 100 के ऊपर आदमी मार दिए। यूएसए तो चलो तुम्हारी रेंज से दूर था, तुम इजराइल का एक मेजर और कर्नल नहीं मार पाए। यहां तक भी ठीक है, तुम कर्नल नहीं मार पाए। अब तुम्हारे कुनबे ने यह आरोप लगाया कि तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने, तुम्हारे लोगों को मारने वगैरह वगैरह, तुमने जो डेवलपमेंट किया है उसको सत्यानाश करने, उसको निस्ते नाबूद करने वगैरह वगैरह, तुम आए थे, हमने तुमसे पंगा नहीं लिया था, तुमने हमें प्रोवोक किया था, तुमने हम पर अटैक किया, ठीक।
अब इसी चीज को अगर आप कुनबे में मल्टीप्लाई कर दें या मेरे घर में मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसके बाद एक फैसला होता है, भाई दोनों बैठ के आपस में बात कर लो आगे कैसे करना है। अब जिसने मारा है वो तो आ जाएगा बात करने। तुम्हारे हिसाब से उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी, अब तुम बेशर्मी पर उतर आओ, को मरने से कोई फर्क पड़ता नहीं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग प्रॉब्लम है, वो अलग दिमाग की बीमारी है, उसको कभी अलग बात कर लेंगे हम, ठीक। और तुमसे भी कहा जाए भाई चल के बात कर लो, और तुम बात करने आ जाओ तुम बात करने आ जाओ। कोई इज्जतदार, गैरतमंद, स्वाभिमानी, खानदान वाला, परिवार वाला, कुनबे वाला आएगा बात करने ऐसे में? इसको अपने पर रख के देख लो, अपने पे रख के देख लो। अगर मुसलमान हो तो खानदान पे रख के देख लो, हिंदू हो तो परिवार पे रख के देख लो। कितनी आसान भाषा में जो पॉइंट आएगा। आदमी कहता है कि भैया तुझे जो करना था तूने कर लिया, डू योर वर्स्ट, तुम्हें अब करना है जो, अगर इज्जतदार होते तुझे अब जो करना है कर ले, हमारी औकात होगी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलने देंगे, हमारी औकात होगी तो हम न्यूक्लियर बम बनाते रहेंगे, तेरी औकात है तू हमें रोक ले, हम मरने से नहीं डरते, तुझे जो करना है कर ले। यहां तक तो मुझे बात समझ में आती, कुछ इज्जत थी, गैरत थी, शर्म थी, स्वाभिमान था, अहंकार था, जिद्दीपन था। जो कह रहे हैं बड़ा जिद्दी निकला ईरान, बता तो रहा हूं कितना जिद्दी निकला। यहां तक तो मैं कहता हाँ भाई जिद्दी निकला। अबे तुम उस कुनबे से बात करने पहुंच गए जिसने तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी, और तुम उधर का एक कर्नल, जनरल तो छोड़ो, तुम एक मेजर और कर्नल नहीं मार पाए। हाइफा जल गया, ये जल गया, तेली खुश होते रहो, ये जल गया, वो जल गया, वो जल गया, नहीं मान पाए। ये है इस पूरी लड़ाई का निचोड़। अब तुम इसमें खुश होते रहो कि जेडी वेंस से उसने हाथ नहीं मिलाया, हम तो छोड़ के आ गए। जब जेडी वेंस ने हमारी तरफ देखा तो हमने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली थी। भाई क्या नक्शा है भाई, क्या तेवर है भाई। पूरे दुनिया का मीडिया, जो नए लोग जुड़े हैं वो सुन लें, और पुराने भाइयों से, बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमेंट करके बता दें। पूरे दुनिया का मीडिया, पूरे देश का एक्सपर्ट कह रहा था कि साहब रिजीम चेंज होकर रहेगी, और एक मंच था जो कह रहा था कि रिजीम चेंज नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका रिजीम चेंज करना ही नहीं चाहता है। अमेरिका को सिर्फ इतना सुनिश्चित करना है कि इनके मिसाइल्स की रेंज अमेरिका तक ना पहुंचे। अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास हमेशा वो मिसाइल रहें जो पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल तक पहुंचने का दम रखें। उसी के चलते तेल पर मिडिल ईस्ट की ये मोनोपोली बना के रखेंगे, और खरबों 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 डॉलर्स के आर्म सेल्स पर मोनोपोली बना के रखेंगे, और इजराइल को कभी कभी आर्म ट्विस्टिंग या हड़काने या धमकाने का मादा या गूदा रखेंगे। अगर ईरान निस्ते-नाबूद हो गया तो मिडिल ईस्ट और इजराइल दोनों अमेरिका के हाथ से निकल जाएंगे। एक प्लेटफॉर्म था फेस टू फेस डॉक्टर सईद रिजवान अहमद का, जो पहले दिन से ये बोल रहा था, उसने तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी। तुम यही सोच सोच के खुश हो रहे हो कि वो तुम्हारी इतनी ऐसी की तैसी नहीं कर पाया जितना उसने बोला था। क्या तरीका है सोचने का मेरे भाई, क्या सोच है। तुमने इजराइल के खिलाफ लड़ाई क्यों शुरू की थी? यहां मैं ईरान को संबोधित कर रहा हूं, उनके चाहने वालों को कर रहा हूं। तुमने की थी गाजा के लिए। आखिर में जो वार्ता हो रही है दोनों कुनबों में, माने तीसरे कुनबे के लिए तुमने ये लड़ाई दो कुनबों में आपस में शुरू हुई थी। इस लड़ाई में तो इजराइल और यूएसए ने अटैक किया, उससे पहले ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, जो 9 या 10 दिन लड़ाई चली थी। याद होगा आप लोगों को कि एक कुनबे ने दूसरे छोटे कुनबे के लिए लड़ाई शुरू करी, और फाइनल वार्ता में वो वाला कुनबा उस छोटे कुनबे को भूल ही गया। ईरान गाजा को भूल ही गया। 50% इलाका यहूदी ले गए। याद करें 8, 9, 10 अक्टूबर 2023 के वीडियो याद करें। आपके भाई ने आपको एनोलॉजी नहीं, एक क्रोनोलॉजी बताई थी कि जब जब ये इजराइल पर अटैक करते हैं वो थोड़ा सा इलाका मार देता है इनका। ये सिलसिला 1947 से चल रहा है। इस बार भी उसने आधा गाजा मार दिया, आधा गाजा मार दिया। कम से कम जितना हिजबुल्लाह के अंडर बेरूत छोड़ के नीचे का लेबनान आता था उतना मार दिया। लेबनान में इजराइल की फोर्सेस अंदर घुसी हुई हैं, हिजबुल्लाह को मार रही हैं,
और तुम स्विट्जरलैंड जाके टॉक कर रहे हो यार। ईरान वालों की बात कर रहा हूं। अब जिस दिन तुम्हारी टॉक हो रही है उस दिन ट्रंप लिख रहा है यू क्लोज द स्ट्रेट एंड यू वोंट रिमेन अ नेशन, यू वोंट बी एबल टू गो बैक टू नेशन। ये अर्गाची और इनके लिए लिख रहा है, गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। और तुम उन टॉक्स में जाने को भी तैयार हो और आगे टॉक करने के लिए भी तैयार हो और कह रहे हो ट्रस्ट होना चाहिए बात करने के लिए। ये तुम जितनी भी बातें कर रहे हो ये तुम अपनी इज्जत जो फाड़ी गई है उसको रफू कर रहे हो। ये शुद्ध तौर पर 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट बेशर्मी है, मजबूरी है, हार है, अपनी हैसियत को पहचानना है। कोई बता दे कमेंट करके कि इस पूरे वीडियो में, भैया नीचे से निकल आए तो अलग बात है, एक लाइन भी जो मैं गलत बोलूं, एक लाइन जो गलत बोलूं, तो तुमने जिस लिए लड़ाई शुरू करी थी तुम तो उस गाजा को भूल गए। ठीक, उन्होंने जिस लिए लड़ाई शुरू करी थी तुम्हारे यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर, हां ट्रंप ये भी नहीं चाहता कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन आए, ठीक, यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर तुमने शुरू की थी, ठीक, उस चीज को वो भूले? नहीं भूले, नहीं भूले। सारी वार्ता ही उसी चीज पर हो रही है, सारी वार्ता उसी चीज पर हो रही है। तुम गाजा भूल चुके लेकिन वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं भूल रहा, यूरेनियम इनरिचमेंट। और अब ये वार्ता चल रही है कि कितनी बात ईरान अमेरिका की मानेगा, लेकिन जीत गया ईरान। ये कमबख्त जीत की परिभाषा क्या है यार? मतलब एक चाहने वाले या कुछ सोच किस लेवल की बेशरम हो सकती है मेरे भाई। तीन चीजें आज फिर से बता रहा हूं। वो न्यूक्लियर फिजन को, वो न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट को वो नहीं भूल रहे। तुमने जो 60% यूरेनियम एनरिच किया वो ईरान में ही रखा जाएगा या बाहर जाएगा, पहली चीज। दूसरी, जो तुमने 60% इनरिच किया उसको डाइल्यूट करके तुम वापस 3% पे लाओगे नहीं लाओगे, ये भी बड़ा लंबा प्रोसेस है जितना मैंने पढ़ा, ये होगा या नहीं होगा। और तीसरा, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसीज के इंस्पेक्टर्स जो तुमने अपनी यहाँ अलाउ करने बंद कर दिए थे, जो आके देखते थे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम उन्हें वापस अलाउ करोगे या नहीं करोगे? अगर इन तीनों चीजों में ईरान कुछ भी नहीं करता है, कहता है 60% यूरेनियम मैं अपने देश के बाहर भी नहीं जाने दूंगा, मैं उसे डाइल्यूट भी नहीं करूंगा, मैं अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाता रहूंगा और मैं इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसीज के इंस्पेक्टर्स को अलाउ नहीं करूंगा, तो मैं मानूंगा ईरान की कुछ इज्जत बच गई, कुछ इज्जत बच गई। और इन तीनों चारों चीजों में से अगर ईरान एक चीज भी मान जाता है, एक या दो या तीन, मिनिमम एक, तो समझिए कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान का भूत बना दिया, उससे उसकी हैसियत दिखा दी। और हैसियत तो लल्ला तुमने वहीं देख ली कि तुम्हारी ऐसी की तैसी करी गई। अब तुम बर्बादी और मौतों पर बेशर्मी करके वावा करने लगो कि मरने वाले जन्नत पहुंच गए, ये तुम्हारे दिमाग की बीमारी हो सकती है। मुझे मेरे माँ बाप ने बताया था हम पैदा जीने के लिए होते हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी जो मेरे यहां फीड है, ठीक। तो अगर ये तीनों चीजों में भी कुछ मान गए तुम, तो समझो कि दुनिया में ईरान तुम्हारी फजियत हो गई है। अब तुम्हें चाहने वाले रीले बनाते रहें जैसे गाजा, अच्छा अब गाजा की बात करनी भाइयों ने बंद कर दी, हिजबुल्लाह की भी बंद कर दी। अब उनका सारा ध्यान इधर है कि वो छोड़ो, उनकी अब बात ना करो। तो तुम रीले बनाते रह जाओगे ईरान की वावा में जैसे गाजा की बनाते रह गए, और इधर तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि फजियत हो गई।